आर्टिकल 19 के बारे में राजेश जी, जिस विषय पे चर्चा होनी होती है उस पे नहीं करते, जिस पे कम करना चाहिए उस पे ज़्यादा करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को देश के किसी भी कोने में जाके रहने, बसने, रोजगार शुरू करने, उद्योग व्यापार शुरू करने, मकान बनाने और बस जाने का अधिकार है। कहने का मतलब मुझे ये राइट है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 हमें ये फंडामेंटल राइट देता है कि मैं लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी अपना रोजगार लगाऊं, कहीं पे अपनी वकालत शुरू करूं, कहीं पे भी अपना उद्योग व्यापार शुरू करूं, कहीं पे मकान खरीदूं, कहीं पे भी जाके बस जाऊं। ये हमें फंडामेंटल राइट मिलता है। इस फंडामेंटल राइट में एक बड़ी बाधा थी आपका आर्टिकल 370, वो हट गया। सरकार को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कि अब कश्मीर भी हमारे भारत का अंग बन गया है। वहाँ जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 से भी ज़्यादा खतरनाक एक कानून है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था 1873 में, 1873 में। उसको कहते हैं बंगाल फ्रंटियर एक्ट। ये बंगाल फ्रंटियर एक्ट क्यों बनाया गया था, इसकी बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजों ने एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया जो भारत के लोगों के लिए भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और भारत में भ्रष्टाचार अपराध कम करने और भारत के लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए बनाया हो। अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे सब के सब अपनी सत्ता को स्थापित करने और अपनी सत्ता को मजबूत बनाने, भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। 1857 में मंगल पांडे जी ने जब क्रांति किया, उसके बाद मैकाले को बोला तुम कानून बनाओ, और पहला कानून बनाना 1860 में, जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। जब इंडियन पिनल कोड बन गया, उनको लगा कि इतने सारे लोग वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे हैं, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। अगला कानून बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। जब पुलिस एक्ट भी बना लिया, लठैत तैयार कर लिए, वर्दीधारी गुंडे अपने बना लिए, फिर उन्होंने कहा कि एक कानून और बनाते हैं, भारत के मठ मंदिरों पर कब्जा कर लेते हैं। तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। जब ये भी हो गया, फिर उनको लगा कि ये लोग जो यहाँ पे भारत माता की जय वंदे मातरम कर रहे हैं, जो देशभक्त हैं, इनको सजा कैसे देंगे। अपनी कोर्ट बना लिया। अपना 1872 में एविडेंस एक्ट बना दिया कि गवाहों के बयान इस कानून के अंतर्गत होंगे, और वो इस तरीके से कानून बनाए कि जितने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चुन चुन के उनको सजा देना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज को सजा नहीं हुई। ध्यान रखिए, ये अंग्रेजी कानून अगर अच्छे होते तो सजा अंग्रेजों को होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे प्रताड़ित करने वाले, अत्याचार करने वाले अंग्रेज थे। लेकिन सजा किसको होती थी? भारतीयों को, जो बेचारे खुद ही पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो परेशान थे, जो आज़ादी चाहते थे। तो अंग्रेजों ने डिजाइन कुछ इस तरीके से किया था। 1872 के बाद उन्होंने तीसरा कानून बनाया 1873 में, उसको कहते हैं बंगाल फ्रंटियर एक्ट, जिसका सीधा संबंध हमारे आर्टिकल 19 से है, जो हमको अधिकार देता है कि हम कहीं पे भी जाके रहें, कहीं पे जाके बसें, कहीं पे मकान बनाएं, कहीं पे रोजगार करें। इस 1873 को अंग्रेज का जो बंगाल फ्रंटियर एक्ट है, इसको अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था, उनकी नजर पड़ी नॉर्थ ईस्ट के हमारे पहाड़ों पे, नागा हिल्स जिसको कहते हैं, जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के आसपास। उनको बाद में पता चला यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो मतलब असाध्य रोगों को ठीक कर देती हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि उनको उपयोग करने के बाद बीमारी आती ही नहीं। और भारत के लोग जानते थे, हमारे वैद्य वहाँ जाया करते थे, वहाँ से जड़ी बूटी लाया करते थे। मतलब केवल हिमालय में संजीवनी नहीं थी, संजीवनी आपके नागा हिल्स में भी थी। अंग्रेजों ने कानून बनाया 1873 में और ये बोला कि आपको इस वाले एरिया में, यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर आना है, आपको नागालैंड आना है, मिजोरम आना है, अरुणाचल आना है, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट देने वाले वही थे, तो वो परमिट देते नहीं थे। उन्होंने उस एरिया को, जहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं लेकिन बहुत अच्छी सी जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, जहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं,
उस पूरे एरिया को उन्होंने भारत से अलग कर दिया। दो कारण था, एक तो उनको जड़ी बूटी वहां की लूटनी थी, उसको इंग्लैंड भेजनी थी। दूसरा, वहां पे जो हमारा आदिवासी समाज था वो अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध भी कर रहा था, तो उनको अलग भी करना था, उनको बांटना था, उनको बिल्कुल अलग कर देना था। क्योंकि अगर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत मिल के लड़ेगा तो अंग्रेजों को ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने कानून बना के बोला नहीं, उत्तर भारत के लोग पूर्वोत्तर भारत आएंगे ही नहीं। दुर्भाग्य से वो कानून 1873 का आज भी चल रहा है, और आज अगर हमको आपको नागालैंड जाना हो तो बाकायदा परमिट लेना पड़ेगा। कश्मीर में 370 के बाद परमिट नहीं होता था, परमिट उस समय तोड़ दिया गया जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए, लेकिन नागालैंड में आज भी परमिट लेना पड़ेगा। आप ना कोहिमा जाइए, दीमापुर जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। आपको वहाँ पे बाकायदा, जैसे बांग्लादेश से आपको जाना होता है तो वीज़ा लेना पड़ता है, भूटान जाना होता है तो आपको बाकायदा पूरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है। तो जितना प्रोसेस आपको भूटान जाने में करना पड़ता है, जितना प्रोसेस आपको बांग्लादेश जाने में करना पड़ता है, उतना ही प्रोसेस आपको नागालैंड में जाने में करना पड़ेगा, मणिपुर जाने में करना पड़ेगा, मिजोरम जाने में करना पड़ेगा, और अरुणाचल जाने में करना पड़ता है। जबकि आर्टिकल 19 क्या कहता है? सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाने, रहने, बसने का अधिकार है। तो उनका जो मेन टारगेट था अंग्रेजों का 1873 का कानून बनाने का, वो केवल और केवल हमारे आदिवासी समाज के लोगों को शेष भारत से काटने का था, वहां की जड़ी बूटियों को लूटने का था, और उनको पिछड़ा का पिछड़ा बना के रखने का था। वहां का इतिहास जरा देखिए। भीम की ससुराल थी नागा हिल्स में, हिडंबा नागा हिल्स की रहने वाली थी। महाभारत में आपने घटोत्कच का नाम सुना होगा, देखा भी होगा महाभारत में। घटोत्कच का जन्म स्थान है वो नागा हिल्स, नागालैंड। आप अगर राजस्थान गए होंगे तो खाटू श्याम मंदिर का नाम सुना होगा आपने। वो खाटू श्याम मंदिर बर्बरीक का जो अंतिम, जहाँ पे अंतिम समय हुआ था, वहाँ पे मंदिर बना है। वो बर्बरीक का जन्म स्थान है नागा हिल्स, नागालैंड। बर्बरीक का जन्म हुआ था नागालैंड में। पूरी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा हुई थी गुवाहाटी में, जो कामाख्या मंदिर है वहीं पे उसने पूरा, वहीं के गुरुकुल में रह के अस्त्र शस्त्र सीखा, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्व विजयी धनुर्धर बना बर्बरीक। और आज 2021 में हमें अपने उसी नागालैंड में जाने में परमिट लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। तो जो काम पहले अंग्रेजों ने किया जब देश आजाद हुआ, उसी काम को हमारी सरकारों ने भी आगे बढ़ा दिया। सरकारों ने कौन कहे उसको जो बंगाल फ्रंटियर एक्ट था 1873 का, उसको खत्म करने के, उसको बरकरार रखा, उसका एरिया और बढ़ा दिया। और जिस तरीके से इस देश में कुछ आर्टिकल बनाए गए थे टेम्परेरी प्रोविजन के लिए, जैसे आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था जो कश्मीर पे लागू होता था, उसी तरीके एक आर्टिकल है 371A। वो 371A नागालैंड पे लागू होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, 371A के कारण पूर्वोत्तर में अलगाववाद बढ़ा हुआ है, अलगाववाद बना हुआ है, अलगाववाद फैला है। उस बंगाल फ्रंटियर एक्ट 1873 के कारण पूर्वोत्तर में अलगाववाद बढ़ा है, अलगाववाद फैला है, अलगाववाद बना हुआ है। इस आर्टिकल 371A और बंगाल फ्रंटियर एक्ट 1873 के कारण जो हमारे पूर्वोत्तर के भाई बहन हैं, आदिवासी समाज के लोग, वो सबसे मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, मुख्य धारा में आ नहीं पा रहे। वो आज भी आदिवासी के आदिवासी बने हैं। दुनिया कहां से कहां बढ़ती चली जा रही है। उत्तर भारत का पूरा डेवलपमेंट हो गया, दक्षिण भारत का पूरा डेवलपमेंट हो गया, पश्चिम भारत का पूरा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे ये परमिट सिस्टम लगा रखा है, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ। और उल्टा, जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादी हैं पाकिस्तान के, ऐसे ही उस एरिया में भी पूर्वोत्तर में अलगाववाद फैला हुआ है। वो एक्सटॉर्शन करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, अंडरवर्ल्ड वहाँ गैंग चलता है, वो नहीं चाहते। और उस सरकारों के साथ उनकी एक बाकायदा नेक्सस भी बना हुआ है, वसूली करते हैं वहाँ के व्यापारियों से, और सरकार में जो रहते हैं उनको भी लेन देन करते हैं, तो वो कंटिन्यू बना हुआ है। जब तक आर्टिकल 371A जो स्पेशल का एक्ट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं होगा, जब तक 1873 का अंग्रेजों का बनाया हुआ घटिया कानून बंगाल फ्रंटियर एक्ट खत्म नहीं होगा, तब तक मिक्सिंग कैसे होगी? दिल्ली का बच्चा नागालैंड के बच्चे से दोस्ती कैसे करेगा? जब तक दिल्ली के लोग नागालैंड नहीं जाएंगे, नागालैंड के लोग दिल्ली नहीं आएंगे,
जब तक मुंबई के लोग नागालैंड नहीं जाएंगे, मुंबई के लोग नागालैंड के लोग मुंबई नहीं जाएंगे, मिक्सिंग कैसे होगी, कल्चरल मिक्सिंग कैसे होगी, एकता अखंडता कैसे मजबूत होगी। बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी नहीं है कि जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 चल रहा था, वैसे ही नागालैंड में आर्टिकल 371A चलता है। बहुत सारे लोग इस घटिया अंग्रेजी कानून के बारे में नहीं जानते, जो अंग्रेजों ने 1873 में नागालैंड को लूटने और नागालैंड को देश से अलग थलग करने के लिए बनाया था। इसलिए समय आ गया है इस आर्टिकल 371A जो नागालैंड में चल रहा है, इसको भी खत्म किया जाए, जैसे कश्मीर से 370 खत्म हुआ। और अंग्रेजी कानून, मैं किसी और चर्चा में आपको बताऊंगा, एक भी अंग्रेजी कानून ऐसा नहीं है जो भारत के हित में है, भारतीयों के हित में है, सनातन संस्कृति के हित में है, भारतीयता के हित में है। इसलिए आप सब लोग मिलके 15 अगस्त 1947 से पहले बने सभी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए, आर्टिकल 19 को लागू करने की मांग करिए। और आर्टिकल 19 वास्तव में तभी लागू हो पाएगा जब आर्टिकल 371A जो अलग से चल रहा है वो वहां पे खत्म होगा। देश की एकता अखंडता तभी मजबूत होगी जो इनर लाइन परमिट सिस्टम चल रहा है, जो जाके परमिट लेना पड़ता है, परमिट सिस्टम बंद होगा। देश में भाईचारा तभी बढ़ेगा, आदिवासी समाज का उत्थान, आदिवासी समाज का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहां पे भी उद्योग व्यापार लगेगा, वहां पे लोग फ्रीली जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे, मिक्सिंग होगी, आपस में बातचीत बढ़ेगी, तभी तो मेन स्ट्रीम में आएंगे। इस कानून के कारण हमारे आदिवासी भाई बहन आज भी पिछड़े बने हुए हैं। इस कानून के कारण 1873 के कारण जो हमारा वहाँ का दलित परिवार है वो भी आज भी पीड़ित है। इस 1873 के कारण वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। चूंकि बाहर के लोग जा ही नहीं सकते, वहाँ पे बात ही नहीं कर सकते, तो उनका धर्मांतरण भी हो रहा है। जिस नागा हिल्स में भीम की ससुराल थी, जो नागालैंड घटोत्कच का जन्म स्थान है, जो नागालैंड बर्बरीक का जन्म स्थान है, उस नागालैंड में आज की डेट में 88% क्रिश्चियन हो चुके हैं, हिंदू केवल 8% बचे हैं। नाम का है नागालैंड। वैसे कुंभ में जो पहला स्नान नागा साधु करते हैं, ये नागा संत वहीं से आते थे। आज की डेट में ना वहाँ नागा कल्चर बचा है, न नागा संस्कृति बची है, न नागा भाषा बची है, न नागा बोलचाल बची है, न नागा रीति रिवाज बचा हुआ है। सब कुछ वहाँ खत्म हो गया है। हिंदू केवल 8% बचे हैं। उसकी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, उनको भी जो है प्रोटेक्शन मिले। लेकिन ये तभी होगा जब अंग्रेजी कानून सभी कानून खत्म होंगे। और स्वाभाविक सी बात, जब अंग्रेजी कानून सब कानून खत्म होंगे तो 1873 वाला कानून भी खत्म होगा। और 370 जैसे खत्म हुआ वैसे ही 371A खत्म होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे हिंदू आदिवासी भाई बहनों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो दलित, हमारे पिछड़े परिवार वहाँ रहते हैं, नागा हिल्स में, पूर्वोत्तर में, जहाँ ये इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनर लाइन परमिट का विरोध करिए, आर्टिकल 371A का विरोध करिए, अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया 1873 में जो बना कानून, इसको खत्म करने की मांग करिए, जिससे कि हमारा देश एक हो, श्रेष्ठ भारत बने, एक भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने। आशा करता हूं कि इस बात से आप सहमत होंगे। एक बार और, इसमें संसद में चर्चा नहीं होती, विधानसभा में चर्चा नहीं होती, मीडिया भी चर्चा नहीं करता। इसलिए इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। आप इसको जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, जितना ज़्यादा ट्विटर पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, टेलीग्राम पे डालेंगे, उतना ही ये विषय पूरे देश में जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसको ट्वीट करेंगे, टैग करेंगे, उतना ही ज़्यादा बात आगे बढ़ेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आर्टिकल 371A को ख़त्म करने, अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करने, 1873 में बने बंगाल फ्रंटियर एक्ट को ख़त्म करने और इनर लाइन परमिट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आशा करता हूँ कि आप हमारी बात से सहमत होंगे।